स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी IHR भारत सहित 196 देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। 2. पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम यानी PABS महामारी से संबंधित पैथोजन जीनोमिक डेटा को समान रूप से साझा करने का आदेश देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी IHR अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है जो भारत सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, अतः कथन 1 सही है। WHO के तहत पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम यानी PABS का गठन किया गया है, जिससे महामारी की संभावना वाले सभी रोगजनकों के जीनोमिक क्रम को तंत्र में समान स्तर पर साझा किया जा सके, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प D सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो फ्लेवीवायरस जीनस से संबंधित है। 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एमपॉक्स के व्यापक प्रकोप हेतु इसके लिए जीनोस वैक्सीन को अधिकृत किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। इसके 2 क्लेड हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, अतः कथन 1 सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसके व्यापक प्रकोप हेतु एमपॉक्स के लिए जीनेओस वैक्सीन को अधिकृत किया, अतः कथन 2 सही है। WHO द्वारा जीनेओस वैक्सीन की पूर्व योग्यता से विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीका में इसकी पहुंच में सुधार होगा, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश में गंभीर सूखे के कारण देश भर में रात्रिकालीन ब्लैकआउट शुरू हो गया है, जिससे उसके जल विद्युत संयंत्र प्रभावित हुए हैं जो विद्युत का मुख्य स्रोत है। A इक्वाडोर, B ब्राजील, C अर्जेंटीना, D चिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A इक्वाडोर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इक्वाडोर में गंभीर सूखे के कारण देश के जल विद्युत संयंत्रों, जो देश का मुख्य विद्युत स्रोत है, को खतरा पैदा हो गया है, जिसके कारण पूरे देश में रात्रिकालीन ब्लैकआउट शुरू हो गया है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुरुत्वाकर्षण बांध कंक्रीट या पत्थर से बनाया जाता है, जो संपूर्ण जलभार को नीचे की ओर स्थानांतरित करने के लिए बनाया जाता है। 2. यह केवल लघु सिंचाई परियोजना के लिए है। 3. सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुरुत्वाकर्षण बांध कंक्रीट या पत्थर से बनाया जाता है, जो संपूर्ण जल के भार को नीचे की ओर स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सिंचाई और जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना के लिए है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात से होकर गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बना गुरुत्वाकर्षण बांध है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार ने PMJAY का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को दिया है। 2. PMJAY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करता है। 3. अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या तो अपनी मौजूदा योजना या PMJAY का विकल्प चुन सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को PMJAY का लाभ दिया है, अतः कथन 1 सही है। PMJAY प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की अस्पताल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है
और यह निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध है, अतः कथन 2 सही है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या तो अपनी मौजूदा योजना या PMJAY का विकल्प चुन सकते हैं, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घाघरा नदी आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लंबाई के हिसाब से यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। 2. घाघरा नदी उत्तराखंड के अलेच ग्लेशियर से निकलती है। 3. भीरी, कुआना, राप्ती और छोटी गंडक इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लंबाई के हिसाब से यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, अतः कथन 1 सही है। 4800 मीटर की ऊंचाई पर घाघरा नदी मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भीरी, कुआना, राप्ती और छोटी गंडक इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के लिए समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस समझौते में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और शासन सुधार जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 56 कार्यबिंदु शामिल हैं। 2. इस समझौते का एक हिस्सा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए डिजिटल सहयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन पर केंद्रित है। 3. भावी पीढ़ियों पर घोषणा पत्र में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि वैश्विक निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य के लिए समझौता। इस समझौते में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और शासन सुधार जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 56 कार्यबिंदु शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट संधि का हिस्सा डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए डिजिटल सहयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन पर केंद्रित है, अतः कथन 2 सही है। भावी पीढ़ियों पर घोषणा पत्र युवाओं की भागीदारी पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, हैजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हैजा एक जल जनित रोग है जो विब्रियो कॉलरी स्टेन O1 और O139 के कारण होता है। 2. यह आंत में संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है। 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार हैजा का आमतौर पर प्राथमिक उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैजा एक जल जनित रोग है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया जीवाणु विब्रियो कॉलरी स्ट्रेन O1 और O139 के कारण होता है, अतः कथन 1 सही है। यह आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है, अतः कथन 2 सही है। जबकि गंभीर हैजा के मामलों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। WHO की सिफारिशों के अनुसार उपचार की पहली पंक्ति ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS का उपयोग करके रिहाइड्रेशन थेरेपी है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्रीय बजट 2024 में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए चुनौती मोड में कृषि अनुसंधान हेतु धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। कथन 2, कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि के लिए उत्पादकता बढ़ाने तथा जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2024 में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए चुनौती मोड में
कृषि अनुसंधान हेतु धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, अतः कथन 1 सही है। कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान में परिवर्तन की आवश्यकता है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, नेचुरल फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय परंपरा पर आधारित है और इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हुए देसी गायों और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहा जाता है। 2. यह जलवायु के प्रति लचीला है, लागत प्रभावी है, मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करता है, जल की आवश्यकता को कम करता है तथा सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ का उत्पादन करता है। 3. केंद्रीय बजट 2024 में 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने और प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेचुरल फार्मिंग या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भारतीय परंपरा पर आधारित है और इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हुए देसी गायों और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह जलवायु के प्रति लचीला है, लागत प्रभावी है, मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करता है, जल की आवश्यकता को कम करता है तथा सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ का उत्पादन करता है, अतः कथन 2 सही है। बजट में अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने तथा प्रमाणीकरण एवं ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दलहन पर्यावरण के अनुकूल फसलें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम दबाव डालती हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर रखती हैं। 2. वर्ष 2024 तक भारत विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। 3. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार के लिए नवीन किसान केंद्रित समाधान तथा सेवाओं के विकास को सक्षम करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दलहन पर्यावरण के अनुकूल फसलें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम दबाव डालती हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर रखती है, अतः कथन 1 सही है। वर्तमान में 256 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार के लिए नवीन किसान केंद्रित समाधान तथा सेवाओं के विकास को सक्षम करेगा, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका लक्ष्य 2.1 करोड़ युवाओं को कार्यबल में शामिल करना है जिनका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक होगा। 2. सरकार 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कराएगी। 3. सभी औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन यदि नियुक्ति के 12 महीने के भीतर रोजगार समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता को सब्सिडी वापस करनी होगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।